हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ मैं। आप बस यूँ समझ लो कि नेक्स्ट 10 मिनट्स में एक आई ओपनिंग सेशन हम करने वाले हैं, जो मैं रिसेंटली 3-4 दिनों से लगातार ऑफलाइन सेशन दे रहा हूँ बच्चों को। और कई सारे क्वेश्चंस बच्चों ने इसको सुनने के बाद पूछे, जिसका जवाब देना बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा और उनको उनके जो एक बैरियर था दिमाग में, उसको ब्रेक करने में बहुत हेल्प मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आप देखेंगे अगर आप बैंकिंग के एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। वेलकम है, खुशामदीद है, स्वागत है आप सभी का बहुत ही शानदार सेशन में। देखिए, मैं इस सेशन को बेसिकली क्यों लेके आया हूँ, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि मैं अपना भी रिसर्च करते रहता हूँ, बहुत सारे डिफरेंट वीडियोज़ को देख के यूट्यूब पे कि जो बड़े हाउसेस हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो क्या बता रहे हैं। कई सारे टाइम मैंने ये सुना है कहते हुए कि आप 6 महीने में यूँ निकाल सकते हो, आप 3 महीने में यूँ निकाल सकते हो, आप 180 डेज का एक प्लान मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपने वो फुल फ्लेजेड कर लिया तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। क्या ये रियलिटी है? क्या ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है? क्या ये मिसकंसेप्शन है? इस चीज़ को क्लियर करने की मैंने कोशिश करी है। इसके अलावा एक दूसरी वीडियो भी मेरी आ रही है, जिसमें मैंने आपको 12 मंथ्स की फुल प्लानिंग बताई है कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे तो कहाँ तक रीच आपकी बनेगी। राइट, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं आज की वीडियो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। मैंने यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया है, लेट्स टॉक रियलिटी, नो फेक टाइमलाइंस। मैं आपको अपने इनसे कोई टाइमलाइंस नहीं देने जा रहा हूँ, मैं वो सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके प्रिपरेशन को एक बूस्ट देगा, आपको मेंटल स्टेबिलिटी देगा, प्रिपरेशन में सोचने पे मजबूर करेगा कि आखिर ऐसा क्या मैंने लास्ट ईयर नहीं किया जिस वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ और इस बार करने की ज़रूरत है। राइट, रियलिटी क्या है? मॉक स्कोर स्टक एट 50। ये मेरे साथ भी हुआ करता था। प्री की कंडीशन, मेंस की कंडीशन, समहाउ मुझे ऐसा लगता था कि जो एग्जैक्टली स्कोर कट ऑफ के लिए जाता है, मैं कहीं ना कहीं उससे 10 to 15 नंबर डाउन रह जा रहा हूँ बड़ी कोशिश करने के बावजूद। जबकि कट ऑफ कहाँ चला जाता है? मेजॉरिटी एक एवरेज स्कोर मैंने मेंशन किया, आप इसको स्टेट वाइज कंसिडर कर लीजिएगा 75 प्लस में। तो जो गैप है ना, वो गैप बहुत फ्रस्ट्रेट करती है एस्पिरेंट्स को, कॉन्फिडेंस क्रैशिंग, और वहीं से सारी दिक्कतें शुरू होनी हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या करें कि जो मॉक टेस्ट है उसमें स्कोर उस लेवल का आना शुरू हो जाए कि हम बूस्टअप हो जाए, हम भी टॉपर के कंडीशन में आ जाए, हम भी उन बच्चों के लिस्ट में आना शुरू कर दें जिनका सिलेक्शन के पहले ही, एग्जामिनेशन के पहले ही 100% श्योर माना जाता है टीचर्स के नज़र में। आप मुझसे पूछो, बड़ा यकीन से मैं कई सारे बच्चों को तो नहीं बताता हूँ मैं, लेकिन आपस में हम जब टीचर्स की बात होती है तो हम खुलेआम बोलते हैं कि मुझे ये जो 10 बच्चे हैं ना इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, मुझे लग रहा है कि इसका 100% रिजल्ट होना चाहिए, और होता है रिजल्ट, क्योंकि चीज़ें दिख रही होती है। इस सेगमेंट में देखिए 180 डेज टू IBPS PO और 180 डेज स्ट्रेटजी फॉर SBI क्लर्क। डीप डाइव करने से इस सेगमेंट में, इस स्लाइड में, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर पर्टिकुलर पर्सन पे एक ही शेड्यूल लागू हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, एग्जीक्यूशन करने के बाद उसका सेम रिजल्ट आ जाए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि हर पर्सन डिफरेंट है, उसको डिफरेंट तरीके का पैटर्न, डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट स्ट्रेटजी, डिफरेंट आवर्स पर डे पढ़ने की ज़रूरत होती है। राइट, चलिए देखते हैं। एज 6 मंथ इनफ? क्या ये 6 महीना जो है वो इनफ है? हाँ और नहीं भी। नहीं इसलिए, स्टार्टिंग अगर फ्रॉम ज़ीरो लेवल से कर रहे हो, इसका मतलब कि आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं है, आपने रिसेंटली एंटर की है। मैं बच्चों यकीन मानो, ये 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जिस बेसिस में आपको बता रहा हूँ। बच्चों को 3 से 6 महीना सिर्फ ये समझने में लग जाता है कि एक्चुअल में बैंकिंग डिमांड क्या कर रही है। आपने पढ़ लिया, आप सेट लगा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि पेपर में क्या एक्चुअल में डिमांड किया जाता है। आपने पूरा सिलेबस ही कवर कर लिया, क्या करना है क्या छोड़ना नहीं मालूम है, को समझने में टाइम लगता है। लेकिन ये पीरियड यस है उनके लिए जिनका बेसिक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, इन्हें रीजनिंग के सारे ही चैप्टर टिप पे याद है, मैथ्स के फार्मूलाज, मैथ्स के ट्रिक, इंग्लिश का क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर, खूब सारे लगा रखे, बेसिक कंप्लीट है। तो नेक्स्ट 6 मंथ में उनको क्या करना है ये उनको पता है।
और जो करना है उसमें दिक्कतें ना आए इसके लिए बेसिक्स क्लियर है उनका। समझ रहे मेरी बात आप? टॉपर्स प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग मैथ्स फाउंडेशन होना चाहिए। अगर ये आपका है तो आप इस वाले में आ रहे हो, अगर नहीं है तो आप इस वाले सेगमेंट में हो। गुड इंग्लिश रीडिंग हैबिट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो, स्कोर बहुत अच्छा आना लग जाए। रीडिंग हैबिट, क्योंकि एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन योर रीडिंग हैबिट। आप कॉम्प्रिहेंसिव की बात कर लें, आप क्लोज टेस्ट की बात कर रहे हैं, आप कॉमन एरर की बात कर लें, राइट। अगर आपकी ये अच्छी है आप इसमें आते हैं, नहीं है आप इसमें आते हैं। नेक्स्ट, प्रीवियस एग्जाम एक्सपोजर। प्रीवियस एग्जाम एक्सपोजर का दो मीनिंग है। एक तो पहला ये कि आपने खुद एग्जामिनेशन में सिटिंग कर ली है और आपको पता है कि एग्जामिनेशन की क्या क्राइटेरिया है, कैसे रहना पड़ता है, कैसा पेपर देना पड़ता है, या आपने PYQ खूब सारे लगा के उस एक्सपोजर को गेन कर लिया है। अगर आपके पास ये है, आप इस सेगमेंट में हैं, नहीं है आपको करने की ज़रूरत है, आप इस सेगमेंट में है अभी। 6 to 8 आवर्स डेली स्टडी। देखो मैं फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने इनिशियल ही स्टार्ट ही इस चीज़ से किया है। हर पर्टिकुलर पर्सन का इंडिविजुअल टाइम होता है, कुछ कम टाइम में ज़्यादा ग्रास्प कर लेते हैं, कुछ को ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये आपके लिए है, मैंने एक एवरेज डेटा उठा के इसको पुट किया है। अगर आपकी हैबिट इतनी है, आप इस कंडीशन में आ चुके हो, नहीं है अभी यहाँ पर है, खुद को बूस्ट करने की ज़रूरत है। समझ रहे? तो मैं जो भी डेटा आपको आज बता रहा हूँ उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे एंड से आपके लिए ये आप ये फॉलो करो, नहीं। लेकिन मुझे सुनने के बाद, इन डेटाओं को समझने के बाद मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आपका क्लैरिटी बढ़ गया होगा अपने दिमाग में खुद के एनालिसिस के लिए और आपको क्या करना है उसके लिए। बैंकिंग क्वांट क्या डिमांड करता है? बैंकिंग क्वांट प्री में क्या डिमांड करता है? मेंस में बहुत सिंपल सा पैटर्न मैंने रखा है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। मैथमेटिक्स का जो सेगमेंट है उसमें आपका जो सिलेबस है कहीं ना कहीं डेटा इंटरप्रिटेशन जो DI है उसके इर्द गिर्द घूमती है। वो चाहे प्री की बात कर ले या फिर मेंस की बात कर ले। समझ रहे हैं? आपका कैलकुलेशन जितना शानदार है, जितना स्पीडली आप कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों से आप आगे रहेंगे। उसमें मेंशन क्या किया है? सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन, आपको पता है ये चैप्टर। अर्थमेटिक जैसे रेशियो, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसका एक सेगमेंट बना दिया है आपको, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर DI, कैसलेट, मिसिंग डे और अर्थमेटिक। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो बेस्ट पॉसिबल मैंने 10 ईयर्स के प्रीवियस का जो एनालिसिस किया है उस हिसाब से जो मुझे लगा मैंने वो यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको मैथ्स के सेगमेंट में इन पे काम करने की ज़रूरत है। 3 to 5 सेट्स इन मेंस वो आता ही आता है। आपको पता है कि ये प्री में भी बड़ा रोल इंपॉर्टेंट करता है, आपको ये करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं डायरेक्टली इस पे लेकर आऊँगा। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में क्या है? स्पीड मैथ टेक्निक्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। बोर्ड मास में बहुत सारे बच्चे आज भी गलती करते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन ये जड़ है किसी भी एग्जामिनेशन का, यहीं से लाइफ की शुरुआत होती है। अर्थमेटिक में यहाँ पे क्या है? बहुत सारे चैप्टर से, देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसमें बिल्कुल ही सीधा शॉर्ट ट्रिक पे ही जंप करके सिर्फ ट्रिक याद कर लो, क्योंकि बैंकिंग में भी कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। इस बात से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ आज के दिन में, वहाँ जब हमारी प्लानिंग होती है, क्योंकि एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहा हूँ मैं, तो उसमें जो प्लानिंग होती है उसमें हम ये मेंशन करते हैं कि बच्चों का अगर 6 महीने का बैच है तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में सिर्फ बेसिक्स विदाउट शॉर्ट ट्रिक। और कोई बच्चा अगर जवान खोल भी लेना कि सर इतना लंबे मेथड से पेपर थोड़े हो पाता, आप शॉर्ट ट्रिक्स बताओ, उठा के भगा दो उसको। अनटिल अनलेस आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक में मूव करना चाह रहे हैं, न केवल आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं बल्कि उस बैच के बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी सारे मैथ्स क्वांट वाले टीचर्स या मेरे बच्चे जो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई बच्चा अगर आते आते ये डिमांड करता है कि सर वहाँ तो ऐसा शॉर्ट ट्रिक पढ़ाया जाता है, यूँ कर देते हैं, भगा दो उसको वहीं। आप पहले बेसिक्स एंड देन शॉर्ट ट्रिक्स पे, क्योंकि बहुत सारी जगह पर शॉर्ट ट्रिक्स डायरेक्ट नहीं लगेगा, आपको बेसिक का हेल्प लेने की ज़रूरत है, राइट। अब ये जो पार्ट है नेक्स्ट, रीजनिंग द रियल सिलेक्शन डिसाइडर। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छे होते हैं। उनका बेसिक्स जो 8-9 चैप्टर है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के अच्छा होता है। तो फंसते कहाँ है, वो अटकते कहाँ है? कई सारे टाइम बच्चों, जब अगर प्री की बात कर लूँ और एक मान लेते हैं कि 35 क्वेश्चन आने वाला है, अभी तो प्री में कई सारे में 40 भी है, रिजल्ट रोल की बात करें या 30 भी हो गया है,
तो उसमें कई सारे बच्चे 2-3 मार्क्स में जो है ना फंस के रह जाते हैं। क्योंकि देखो मेरी सिंपल सी बात समझो, आउट ऑफ 35 अगर मैं लेता हूँ तो 25 के लायक तो सारे बच्चे तैयार। जो कंपटीशन है ना वो लास्ट के 5 मार्क्स का, अगर आपने 30 अटेम्प्ट करके 30 करेक्ट कर लिया आपकी दुनिया बदल जाएगी। बस वो उसमें फंसते हैं बच्चे। लेट्स सी, प्रीलिम्स में 2-3 पजल सेट्स आपको ज़रूरी है, लेकिन प्रीलिम्स का पजल आपको पता है, मैं खुद चूँकि रीजनिंग फैकल्टी हुई, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि प्रीलिम्स का जो पजल या सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो आपसे स्पीड ज़्यादा डिमांड करती है, क्योंकि वहाँ पर आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 30 एक्यूरेट करना पड़ता है। अब उसमें मेंस में हाई लेवल अनप्रडिक्टेबल मैंने लॉजिक इसलिए लिखा है कि कई सारे टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जिसको उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रैक करना मुश्किल होता है। तो आपको ये भी पता है कि रीजनिंग का मेंस का कटअप भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, मास्टर रिक्वायरमेंट 80 to 100 प्लस क्वालिटी पजल सॉल्व आपको करनी चाहिए पर्टिकुलर वीक में, एवरी वीक इतने क्वेश्चंस आपको लगाने ही पड़ेंगे तब ही। उसके बाद क्या है, टाइम बाउंड सॉल्विंग। जो इम्पॉर्टेंट है वो ये, अपन जब ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं तो हमारा मेंटल स्टेटस क्या होता है कि हमें टाइम की फिक्र नहीं है, टाइम वहाँ पर टिक 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 चल रहा है, हमने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ठीक है, नहीं किया वो अपने आप ही क्लोज हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा ऑनलाइन, चाहे टीचिंग की बात करें या प्रैक्टिस सेट की बात करें, हमेशा उसके अगेंस्ट रहता हूँ। आपको हमेशा ऑफलाइन शुरुआत करनी, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, आपके पास 35 क्वेश्चन है और आपने टारगेट रखा पूरा 35 अटेम्प्ट करने का। हो सकता है 35 मिनट्स लग जाए, लेकिन आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपने उसका एनालिसिस कर लिया और फिर उस 35 को नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट टाइम में 30 मिनट्स करेंगे, 25 मिनट्स करेंगे, 20 मिनट्स करेंगे एंड सो ऑन करते जाएंगे। और तब जब आप ऑनलाइन पे स्विच करोगे तब आपकी जो पकड़ होगी उस टेस्ट में वो बहुत शानदार होने वाली है। और इन सबसे लास्ट में बट इम्पॉर्टेंट जो मैंने लिखा है, डीप एनालिसिस। कई सारे बच्चों की कंडीशंस देखी है मैंने, एक दिन में 2 से 3 सेट लगा जाते हैं, लेकिन उस सेट में मार्क्स क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, गलती कहाँ हुई, क्या मिस्टेक्स हुई, उसको नहीं देखते। और ये ब्लंडर है। वो जो आपने टेस्ट लगाया 2 से 3 से 4, ये आपको कहीं आगे लेके नहीं जा रहा, या तो आपको उसी जगह रोकेगा या और पीछे लेके चला जाएगा। क्यों? मार्क्स कम है तो फ्रस्ट्रेशन, इस वजह से। तो डीप एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो अब आते हैं नेक्स्ट और वाइटल पे। ये एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बच्चों का अटेम्प्ट जिस लेवल पे बढ़ता है, काउंटिंग जैसे अटेम्प्ट की बढ़ती है, गलतियाँ बढ़ने लग जाती हैं। और ये सेक्शन है कौन सा? इंग्लिश का। इज़ अ स्लो बर्न नॉट अ क्रैश कोर्स। आप एक बार में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आपको सीखना पड़ेगा। कोई बच्चा पहले से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करके एक पर्टिकुलर लेवल पे है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो बहुत शानदार है, उसका हो ही जाना है, बट एक वो मिलता है, अपर हैंड मिलता है, और वो बिल्कुल मिलता है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया है कि क्लोज एंड एरर, स्पॉटिंग नीड्स, ग्रामर क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। इनिशियल ही मैंने आपको बोला था कि आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोर एरिया है। आप एकदम सिंपल बात समझे, जो मेरे केस में था, द हिंदू उठाएं और एवरी डे उसमें से, मैं ये भी नहीं बोलूँगा और एडिटोरियल पढ़ो, बोर लगता है। आपको जो न्यूज़ अच्छा लगता है न्यूज़ पढ़े, बट 1 घंटा इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से पढ़ें, पहली बात। दूसरी बात, इंग्लिश वर्ड मीनिंग अगर नहीं आता है, उसका मीनिंग हिंदी डिक्शनरी से या चैट जीपीटी से ढूंढ के हिंदी में मत लिखिए, उसको सिंपल इंग्लिश में लिखिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होने लग जाएगी, राइट। बाकी ये सेगमेंट बहुत शानदार है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, स्टडी आवर्स डिसाइड द टाइमलाइन। मैंने इनिशियल स्टेज में ही बोला, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरी तरफ से। कुछ बच्चे जो टोटली डिपेंडेंट है प्रिपरेशन पे, कुछ बच्चे जो कहीं वर्किंग भी है और प्रिपरेशन पे डिपेंडेंट है। आप अपने आप को एनालाइज करिए 4, 5, 10, 8 दिनों की पढ़ाई के बेसिस पर कि आप जो टारगेट रख रहे हैं, टोटली डिपेंडेंट होना चाहिए आपके टारगेट पे, कि आपने 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की टारगेट रखी और फिर उसको पर्टिकुलर डे में डिवाइड कर लिया। अब तो चैट जीपीटी को दे दो कि आप ये करना चाहते हो, डे वाइज डिवाइड करके दे देता है। अगर आपने वो डिवाइड कर लिया है तो आप ये देखो कि वो पर्टिकुलर एक दिन में जितना आपने काम अपने लिए रखा है वो काम करने में कितना घंटा लग रहा है, और उस हिसाब से अपनी शेड्यूलिंग कर लीजिए। समझ रहे? वीक के एंड में एनालिसिस जरूर करिए कि थ्रू आउट द वीक जो आपने टारगेट दिया था खुद को, उसमें से कितना % आपने कवर कर लिया है, कितना % इधर है, कितना % निकल गया है। ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर एनालिसिस कंप्लीट अच्छे से, एक्यूरेसी से, जिम्मेदारी से करते हैं तो आपको फिर सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता।
एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगा, बैंकिंग प्रिपरेशन टोटली डिपेंड करती है आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, ईमानदारी पे कि आप कितने ईमानदार हैं खुद के लिए। अगर आप ईमानदार हैं खुद के लिए, रिजल्ट आपका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी ऐसी ही वीडियो में जो आपके लिए हेल्प करे, प्रिपरेशन में मदद करे, थोड़ा सा बूस्टअप करे। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये चीज़ें आपको सही लगती है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।